नॉर्मल सवाल भी होंगे और भरपूर मौका भी मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए विधायक जी, जैसा मन करे वैसा मौका मिलेगा। जी का मंच है, कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी है, वो भी आपके साथ हैं। थोड़ा बीच में बैठा दिया आप सिंगला साहब को, चलो कोई बात नहीं। चिरायु कार्ड से शुरू करता हूँ, नैनपाल जी आपसे शुरू करता हूँ। चिरायु कार्ड को आज डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, आप सत्ता पक्ष के साथ बतौर निर्दलीय विधायक जुड़े हुए हैं। इस योजना के बारे में ही दो बात अगर आप कहना चाहें। देखिए, चिरायु कार्ड आयुष्मान भारत योजना के तहत आज लगभग 9.5 लाख ऐसे लोगों को 2000 जगह पर हरियाणा में कैंप लगाकर जोड़ा गया है, जिन गरीब व्यक्ति की आय जो 1,80,000 रुपये से कम है उसको 5 लाख रुपए तक की उसको कैसे सहायता दी जाए। लगभग 1500 बीमारी इसमें कवर होती हैं और मैं समझता हूं कि आज पीपीपी मोड पर जाकर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक ऐसे अंतिम व्यक्ति को सीधा लाभ मिले। पहले क्या होता था कि कोई सरपंच, कोई विधायक या कोई अन्य अधिकारी वो अपने संपर्क के लोगों का, चाहे उसकी आय कम हो या ज़्यादा, लेकिन वो उसको पात्र बना देते थे। तो आज बड़े स्पष्ट तौर पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑनलाइन ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और लगभग 9.5 लाख आज कार्ड वितरित किए गए हैं 2000 जगह पर। और मैं समझता हूं आने वाले समय में लगभग 6200 गाँवों में हरियाणा के में सभी में कैंप लगाकर इस कार्ड को घर घर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। राजा जी, यही इससे जुड़ा हुआ सवाल है। डॉक्टर आपके हड़ताल पे चल रहे हैं, एमबीबीएस का मुद्दा सॉर्ट आउट हो नहीं रहा है। एक राउंड मुलाकात हो चुकी है, मुख्यमंत्री साहब के भी संज्ञान में है। जब डॉक्टर होंगे नहीं तो चिरायु कार्ड का बनाने के बाद इलाज करवाने कहाँ जाएंगे? तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इसको इलाज को करा सकते हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल के लिए नहीं है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर चाहे। एक तरफ आप चिरायु कार्ड बांट रहे हैं, दूसरी तरफ जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, जो भावी डॉक्टर हैं, उनका धरना ही खत्म नहीं हो पा रहा है। बातचीत चल रही है और जल्दी वो समाप्त हो जाएगा। राजेश जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे अतिथि कृष्णपाल गुर्जर जी थे, उनसे आपने कहा था कि केंद्रीय विद्यालय बनना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय की मांग आपने रखी थी। साथ ही आपने उस दिन एक बात और कही थी कि तिगांव शिक्षा का हब बन रहा है, लेकिन वहीं के गांव में ताला जड़ दिया था बच्चों ने ये कहकर कि बैठने के लिए टाट पट्टी तक नहीं है। सर, ठंड में कितनी ठंड हमें लग रही है, हम महसूस कर सकते हैं। छोटे बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए व्यवस्था नहीं, क्लासरूम ढंग के नहीं, शिक्षा का हब कैसे बनेगा तिगांव? नहीं, उसके लिए 3,28,00,000 रुपए का टेंडर हो चुका है। ई टेंडर है तो उसमें थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगता है, उसका टेंडर जल्दी हो जाएगा और उसका काम जल्दी चालू हो जाएगा। सिंगला साहब, राम राज है, डॉक्टर की व्यवस्था भी कर दी, नैनपाल जी ने बता दिया, राजेश जी ने बता दिया, मौका आपका है और यात्राएं निकालते रहोगे। जोड़ते भारत जोड़ो पार्टी आपकी जुड़ती नहीं है। आप लोगों के पास, कांग्रेस के पास क्या है ऑफर करने के लिए, जनता के बीच बताने के लिए? इन्होंने तो बता दी इनकी सरकार है, ये काम हो रहे हैं। देखिए लांबा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति हरियाणा सरकार की बनी हुई है, हरियाणा की बनी हुई है, वो बहुत ही शर्मदायक है। सन 2005 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो हरियाणा के ऊपर 23,000 करोड़ का कर्ज था और जब सन 2014 में उन्होंने इस स्थान को रिक्त करा उस समय 65,000 करोड़ का कर्ज था। रावत साहब, नागर साहब, बीच में कहीं इंटरप्ट करना हो तो कर देना, फ्लो खुला हुआ है। आज बड़ी शर्मनाक बात है कि 8 साल के कार्यकाल के बाद में हरियाणा के ऊपर 3,11,000 करोड़ का कर्ज है। 3,11,000 करोड़ का कर्ज। आप सोच के देखिए, 1966 में हरियाणा बना था और जो 23,000 से 65,000 10 साल में हुआ हुड्डा सरकार में, वो 65,000 से 3,11,000 करोड़ का कर्ज आज हरियाणा की सरकार पे, हरियाणा की एक एक जनता पे, हरियाणा के हर जन्म लेने वाले बच्चे के ऊपर आज उस कर्ज का बोझ है। सबसे पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि मैंने कही भारत जोड़ो यात्रा तो आप चला रहे हो, आपसे हरियाणा कांग्रेस जुड़ती नहीं है। किरण जी का आपने देख लिया, रणदीप सुरजेवाला साहब का पता नहीं। फरीदाबाद में कब आ रही है भारत जोड़ो यात्रा? कर दीजिए एक बार। भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद में 23 तारीख को आएगी और पूरे हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हरियाणा के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किया जाएगा। आपको, जो आपके मीडिया के मन में और सत्ता पक्ष के मन में जो शंकाएं हैं वो इस यात्रा में सारी खत्म हो जाएंगी जब हरियाणा प्रदेश का एक एक नेता आपको राहुल जी के साथ इस पदयात्रा में सड़कों पर दिखे। ठीक है, लेकिन सवाल ये बनता है
कि आपने हिमाचल में चुनाव जीत लिया, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। लेकिन चुनाव होता है गुजरात में, आपके नेतृत्वकर्ता राहुल जी होते हैं महाराष्ट्र में। चुनाव होता है दिल्ली एमसीडी में, वो घूम रहे होते हैं मध्य प्रदेश में। चुनाव होता है कहीं और राज्य में, हिमाचल में, वो हिमाचल का रुख ही नहीं करते हैं। जिस दिन हरियाणा में चुनाव होगा दिखेंगे आपके नेतृत्वकर्ता, या आप ही के भरोसे कमान छोड़ देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो पिछले 8 साल के कार्यकाल में जिस देश को आज रंग पर, जाति पर, धर्म के नाम पे जो आज बांट दिया गया, उस देश को एक करने के लिए राहुल जी चुनाव लड़ना तो राजनीतिक उद्देश्य होता है ना। कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ती है। आपने कहा चुनाव की जहां तक बात है, गुजरात में गए थे, 3 बार गए वो, और गुजरात का हाल देखो आप। रावत जी भी कुछ कह रहे हैं। 3 सभाएं उन्होंने गुजरात में की, हिमाचल में नहीं गए तो थोड़ा सा इनको उसमें हमें 0.9% वोट से ही हम पीछे रहे। तो अच्छी बात है ना, आप लोग को कंपटीशन कम मिला। हाँ, नहीं, उसमें 21,000 अगर टोटल एवरेज निकाले 21,000 वोट हमारी कम आई है। और हिमाचल में आपने जो है कि 43% हमारे को वोट शेयरिंग हुई है। वो तो हारने वाली पार्टी हमेशा वोट शेयर की बात करती है। मैं डाटा करेक्ट कर दूं। गुजरात में आप देखेंगे क्लीन स्वीप कर दिया। मैं विधायक जी का डाटा करेक्ट कर दूं। सबसे पहली बात तो प्रधान राहुल गांधी जी ने गुजरात में 3 रैली करी, वो भी यात्रा को बीच में रिज्यूम करके छोड़ कर गए। और प्रधानमंत्री जी ने कितनी यात्रा, कितनी अमित शाह जी ने रोड शो, कितनी 400। सिंगला साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? 400 सिंगला साहब, एक मिनट रावत साहब, मैं आ रहा हूँ। एक सवाल का जवाब दो। आपकी सरकार आई है, इन 3 राज्यों के चुनाव, 2 राज्यों के चुनाव थे और एक एमसीडी का था। जहां राहुल गांधी जी नहीं गए, सरकार सिर्फ वहां आई है। यही मैं कहना देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा है सत्ता पक्ष। पार्टी के लीडर हैं, चेहरा है नहीं है, हमारी पार्टी के लीडर हैं, हमारी पार्टी के सशक्त लीडर हैं, हमारी पार्टी का चेहरा है। लेकिन आप देखिए हिमाचल की जनता ने किस प्रकार से इनको दरकिनार किया। हिमाचल की जनता, आप देख रहे होंगे लांबा साहब, किस तरीके से वायरल हो रहा है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश ऐसा था जिसमें एक धर्म वाला कार्ड इनका नहीं चल पाया, और उसके चलते हिमाचल की जनता ने इनको दरकिनार किया। नैनपाल जी कुछ जवाब देना चाहते हैं? राजेश जी, एक बार। आपने भारत जोड़ो यात्रा का जो जिक्र किया, वैसे तो मुझे किसी पार्टी के विषय में कटाक्ष करने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन आज़ादी के बाद लंबे समय कांग्रेस ने और इस भारत को आज़ादी के बाद भी गुलाम बना के रखा, केवल अपने और अपने चहेतों को। आज जो सारी चीज़ें ऑनलाइन भ्रष्टाचार मुक्त घर घर पहुंच रही हैं, ये कभी नहीं हुआ। और आज जब भारत जुड़ा हुआ है माननीय मोदी जी के 8 साल के राज में, आज भारत देश दुनिया का सर्वोपरि जो देश बनने जा रहा है। आज G20 शिखर सम्मेलन जो पहली बार भारत उसका मेजबान है। आज योग के माध्यम से हमारे कितने कंट्री हमारा अनुसरण कर रहे हैं। आज गीता जयंती के माध्यम से कितने कंट्री हमें मानने लगे हैं। आज दुनिया के देश हमसे ये, एक आध राजेश जी के लिए भी छोड़ दो, आप तो निर्दलीय हो। दुनिया के देश हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि आज जैसे अगर यूक्रेन का और अपना रूस का युद्ध देखें, तो वो अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए और हमारा मीडिएटर कराएं, बीच में हमारे बीच बचाव कराएं। अच्छा, तो भारत जोड़ो, जब भारत आज ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है तो उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब जोड़ने का समय जोड़ो को हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अगर ऐसा ही था, आपसे ही सवाल ले लेते हैं, आपसे ही बात करते हैं। आप वेयर हाउस के चेयरमैन है, तो सवाल आप ही से बनता है। सर, पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो हरियाणा में 46,000 से ज्यादा टन, 46,000 टन से ज्यादा गेहूं खराब हुआ है। इतना ज्यादा अनाज खराब हुआ कि तकरीबन 92,58,000 लोगों को 1 महीने तक का खाना नसीब हो सकता था। यानी करीब 1 करोड़ लोगों के घर से उनका अनाज छिन जाता है। कुछ सीख ले पाए क्या? देखिए, जब से माननीय मनोहर जी की सरकार बनी है और लगभग 3 साल से इसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, 11 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन हमने नए बना के दिए हैं। जब हम माननीय मनोहर जी की सरकार नहीं थी तो केवल प्लंथ होती थी, ऐसा आपके पास वेयर हाउसेज नहीं होते थे। और आज 11 लाख मीट्रिक टन हमने कवर्ड एरिया जो ना बनाया है, और आज सारा अनाज उसमें रखा जाता है। जहाँ तक आप बात करें खराब होने की, वैसे तो वेयर हाउस का भी कुछ ना कुछ % खराब होता है और 1% तक की इससे छूट होती है। लेकिन जो अभी माल जो अम्बाला या जहाँ भी अभी खराब हुआ,
वो एफसीआई का जो गोडाउन था जिसपे वो खराब हुआ है। तो वेयर हाउस के मामले में एफसीआई का था, मान लिया मैंने। एक बार हार्दिक एक सवाल इसको थोड़ा ढंग से समझा दीजिए, मौका है। ठीक है, मुझे पता है एफसीआई का था, जी मीडिया पे। विधायक जी आप भी सुनिएगा, सिंगला साहब आप भी सुनिएगा। सवाल ये है कि आम जनता का अनाज था, सरकार आपकी ऊपर भी है, सरकार आपकी नीचे भी है, आप भी उस सरकार में सपोर्ट कर रहे हो। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट बिल्कुल समझ रहा हूं आपका, वो खुले में रहा। अब ये आप तय कीजिए कि राजेश जी जवाब देंगे या नैनपाल जी जवाब देंगे। जो तस्वीरें थी वो सबके सामने आई। प्रोक्योरमेंट की अगर बात करेंगे तो वो जेजेपी का डिपार्टमेंट था। ऐसे नहीं, जेजेपी हो, बीजेपी हो या ऊपर केंद्र की सरकार हो, जब सब एक ही हैं तो जो खराब नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारा इतना सवाल है। देखिए, उन्होंने बात वेयर हाउस की थी कि वेयर हाउस से जुड़ा हुआ मुद्दा, तो इसलिए मैंने ये बताने का मैंने अपनी आंखों से देखी, मुझे लगा कि ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। बतौर विधायक कुछ करेंगे? देखो, मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि हमारी 2 मेन सड़कें हैं जो तिगांव को जोड़ती है। एक ओल्ड फरीदाबाद खेड़ी पुल से तिगांव और एक बल्लभगढ़ से तिगांव होते हुए मजावली। तो एक का टेंडर हो चुका है 4 लेन का, वो जल्दी काम चालू हो जाएगा। ठीक, फॉरेस्ट की एनओसी की वजह से रुका हुआ था। बिल्कुल। अब मैं आपसे फरीदाबाद के बारे में बात कर लेता हूँ। नितिन गडकरी जी से आपने भी मुलाकात की थी, चंदावली एलिवेटेड पुल की मांग की थी, और इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल पर जो किसानों के रुके हुए पैसे थे उसकी मांग की थी आपने कि वो रिलीज हो जाएं। प्रोग्रेस है कुछ? जी बिल्कुल प्रोग्रेस है। हमारे हरियाणा सरकार के जो ओएसडी हैं आदरणीय भूपेंद्र दयाल जी, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। 1800 करोड़ रुपया जो हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल का उसका रास्ते का रोड का, वो उसको मंजूर करा दिया गया है। माननीय गडकरी जी ने मान लिया है कि सरकार जैसे ही यहाँ से आपको जो रिकमेंड करके भेज देगी, वो 1800 करोड़ रिलीज हो जाएंगे। और जहाँ तक चंदावली पुल की बात है, चंदावली पुल पे एलिवेटेड की मांग नहीं थी। चंदावली पुल को जो 30 फुट का हम एक अंडरपास वहाँ मांगने के लिए गए थे, और वो हमें मिल रहा है। और इसके साथ साथ जहाँ तक, क्योंकि मैं सड़कों के विषय में मैं भी बता दूं, क्योंकि जनता को और सबको जानना चाहिए। देखिए, जैसे ही चुनाव हुआ, हमें पहली बार विधायक बनने का मौका मिला, और हमें विरासत में कोरोना मिला, महामारी मिली। तो 2 साल हम कुछ भी नहीं कर पाए। मैं जहाँ तक अगर विकास की बात करूँ तो मैं खुले मन से कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ, जो मुझे करना है मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब 1 साल के लिए रोड मैप तैयार कर दिया है। जब तिगाम में रैली हुई थी तो 109 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारे लिए मंजूर किए थे, जिसमें से 60 करोड़ की सड़कों की टेंडर प्रक्रिया चल रही है, वो कंप्लीट हो गई है। कुछ सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की लगभग 22 करोड़ रुपए की सड़कें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, 8 सड़कें मेरी नई मंजूर हुई हैं। तो कुल मिलाकर के जून और जुलाई से पहले जो हमारा पटना विधानसभा है, वो सड़कों के मामले में खड्डा रहित होगा। टोटल सड़कें वहां पर एकदम से चकाचक बन जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम माना तो सही कि हाँ दिक्कत है और हम काम नहीं कर पाए। किसी चीज को देखिए, समय की कमी है, तो मैं तीनों को बीच में बोलने रोकना से चाहूंगा। और श्री मूलचंद शर्मा भी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार स्वागत कर दीजिए, आप लोग के ही कलीग भी हैं, और मंत्री जी के साथ भी वार्ता शुरू करेंगे। हार्दिक क्लोजअप कर रहे थे, वाइंड अप कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जी न्यूज परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने जनता की मांग को, जनता के विषयों को आज मंच पर उठाया। उसके लिए आपका जो पूरा परिवार, जी न्यूज परिवार, बधाई का पात्र है। मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारी चीजें हमारे चैनल के माध्यम से जब जनता तक पहुंचती है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका। मैं आपको भी ये बधाई देता हूं कि जो जो काम आपके रुके हैं वो पूरे हो जाएं, जिन अवसरों की तलाश आपको है वो अवसर आपको मिल जाए, और जिन अवसरों की तलाश आपको है वो आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। ओवर टू यू धर्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हार्दिक। और आप तीनों मेहमान सर प्लीज मंच पर बने रहिएगा। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जी से कि हमारे तीनों मेहमानों को सम्मानित करें। मैं मंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि इस सम्मान में मेरा साथ दें, और आप प्लीज साथी हैं, कलीग हैं। एक बार आप मूलचंद शर्मा जी प्लीज, हरियाणा सरकार के मंत्री। नितिन सिंगला जी, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का ये लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसमें फरीदाबाद जिले के जो लीडर्स हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, उनके काम को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अब मैं चाहूंगा कि विनोद लांबा सबसे पहले मूलचंद शर्मा जी को एक पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित करें। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला
तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की ये कोशिश है कि फरीदाबाद के जो लीडर्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो नाम कमा रहे हैं और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए नज़ीर बन रहे हैं, उनको हम सम्मानित करें। और इस वक्त मंच पर मौजूद हैं हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा, और मूलचंद शर्मा जी के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी मनु और हार्दिक।